हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूं तुम्हारी 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम्हें मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। आज हम उसके आगे फॉर्मल इनफॉर्मल, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो क्लास 12th के लिए बेटा एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हमारी 4 बजे अकाउंट्स की वीडियोस आ रही हैं एंड 7 बजे इको और बिजनेस स्टडीज की वीडियो आ रही है। तो लगातार, ठीक है, एवरी वीक 3 डेज अ वीक, ठीक है, हमारी वीडियोस आ रही है। एंड मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगी। उन प्लेलिस्ट में अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों की प्लेलिस्ट है। तीनों की ही सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारी इन प्लेलिस्ट को सेव कर लो। इसमें से आप कोई भी चीज देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे जहां पे आपको ये सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उस पर रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज और अपडेट्स हमारी तरफ से आते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको फंक्शनल डिविजनल करा दिया था, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करा दिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट। ठीक है, सो बहुत क्लियरली तुम्हें डिफरेंस पता होगा कि फॉर्मल क्या होता है, जहां पे तुम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करते हो, और इनफॉर्मल क्या होता है, जहां पे तुम काम को छोड़ के दुनिया भर की सारी बातें करते हो पर काम की बातें तो नहीं करते हो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होंगी। तुम्हारा बॉस तुम्हें जो है सिलेक्ट करके लेके आएगा, कोई तुम्हारा बॉस होगा, कोई तुम्हारा जो है सबॉर्डिनेट होगा। लेकिन इनफॉर्मल में कोई तुम्हारा बड़ा भाई होगा, कोई छोटा भाई होगा, कोई बहन होगी, कोई कुछ होगी। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके अंदर डिफाइंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। इसके अंदर बहुत डिफाइंड है कि ये मेरा ये लगता है, ये मेरा सीनियर है, ये मेरा जूनियर है, इससे मेरा ये रिश्ता नाता है। लेकिन इनफॉर्मल में ये डिफाइंड इंटर रिलेशंस नहीं होते हैं। इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी डिफाइंड होते हैं, लिखित में होते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं, तुम लिख के थोड़ी रखोगे कि आज तू ये करेगा, कल मैं वो करूंगा, तूने ये किया तो मैं ये कर रहा हूं। नहीं, इसमें इनफॉर्मल में कुछ लिखित में नहीं होता, लेकिन फॉर्मल में सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर सब कुछ बने हुए होते हैं और सब कुछ लिखित में होते हैं और उनके बेसिस पे सारा काम होता है। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है। जैसे इनफॉर्मल में डिवीजन ऑफ मैगी होती है भाइयों के बीच में, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि कौन कितना क्या काम करेगा। सबको अपना अपना काम डिवाइडेड होता है, सबका एक स्पेसिफिक टास्क होता है और उसको उसी टास्क के ऊपर काम करना होता है। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझ के बनाई जाती है। रिश्ते नाते जानबूझ के बनाई नहीं जाते। कोई तुम्हारा दोस्त बन जाता है, तुम सोच के दोस्त नहीं बनाते हो, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के, सोच समझ के बनाई जाती है, सोचे समझे, साजिश है, डेलिबरेटली बनाई जाती है। देखो, क्योंकि अपने आप नहीं हो सकता कि कोई आके मेरा बॉस बन जाए, कोई आके मेरा जूनियर बन जाए। मुझे एक कंपनी बनानी होगी, उस कंपनी में किसी को बॉस बनाना होगा, किसी को मिडिल लेवल, किसी को लोअर लेवल, कुछ ना कुछ सबको पोजीशन देनी होगी, सबको सिलेक्ट करके लाना होगा, सबको ट्रेन करके लाना होगा। तो डेलिबरेटली बनाई जाती है। इट इज इम्पर्सनल, इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं होता, कोई पर्सनल रिश्ते नाते कुछ भी इसमें नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होते, इमोशंस नहीं होते। ठीक है, इट इज मोर स्टेबल, यहाँ पे लड़ाई झगड़े का स्कोप कम होता है, ये स्टेबल ज्यादा होती है। दोस्तों में तो आज दोस्ती हुई, कल दोस्ती टूट गई, कल कोई सांप निकल गया, परसों फिर से दोस्ती हो गई। ठीक है, वहां पर वो चीज चलती रहती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जब तक तुम्हारे पास ऑफर लेटर है, जब तक उसमें रिटर्न में है कि भैया तुम 2 साल हमारे साथ काम करोगे, 2 साल बाद प्रमोशन मिलेगी, इस टाइम पे ये मिलेगा, वो लिखित में होता है सब कुछ और उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। ऐसा नहीं होता यार कि आज जॉब मिल गई, कल निकाल दिया, परसों निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। इनफॉर्मल जो है वो स्टेबल नहीं होती है। अब इसको याद करने के लिए फिर से मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्रोनियम है। तुम्हें पता है मैं हर चीज का बहुत अच्छा एक्रोनियम बनाती हूँ। इसका एक्रोनियम क्या है कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल हमारे लिए सिर दर्द है। ये क्या है, हमारे लिए सिर दर्द है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर दर्द है। फॉर्मल सिर दर्द है, इनफॉर्मल सिर दर्द नहीं है। मतलब फॉर्मल एस फॉर स्टेबल है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस फॉर स्टेबल नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आई फॉर इम्पर्सनल है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल नहीं है, वो पर्सनल है। आर से मेरे पास आएगा कि इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं। ठीक है, डी से हमारे पास आएगा कि ये डेलिब्रेट होती है। ठीक है, आर से मेरे पास आएगा कि इसमें सारे रिलेशंस भी डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और डी से मेरे पास क्या आएगा कि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है।
ठीक है। तो जो भी मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर दर्द है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर दर्द नहीं है। तो फॉर्मल इज अ सिर दर्द, ऑब्वियसली बॉस ऑफिस सबके लिए सिर दर्द ही होता है। तो ये स्टेबल है, इम्पर्सनल है, रिटर्न रूल्स रेगुलेशंस हैं, डेलिब्रेट है, रिलेशंस भी डिफाइंड है एंड डिवीजन ऑफ वर्क भी इसमें है। तो ये सिर दर्द है। लेकिन इसके भी देखो अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, पहले ये देख लेते हैं, फिर इनफॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉर्मल के एडवांटेजेस हैं वो इनफॉर्मल के डिसएडवांटेजेस हैं, और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो इनफॉर्मल के एडवांटेजेस होने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, तुम बहुत आसानी से किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है किसने कौन सा काम किया है। तो अगर गलती हुई है, तुम्हें पता है किसके काम में गलती हुई है, तुम सीधा जाके उसका गला पकड़ोगे। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि सबको पता है मुझे ये काम करना है, तो हर कोई अपना काम ही करेगा, दूसरे में टांग थोड़ी घुसाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एक सीनियर ही सबको कमांड कर रहा है, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल है। पर एक ग्रुप में तो ये होता है चारों बोल रहे हैं, है ना, किसी का भी समझ नहीं आ रहा, तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पॉसिबल है, इनफॉर्मल में नहीं होती है। इजी टू गेट गोल्स, गोल्स आसानी से अचीव हो सकते हैं। इनफॉर्मल में तो हम सोचते रह जाते हैं सालों तक, ट्रिप कभी बन ही नहीं पाता, यहाँ पे गोल्स अचीव होते हैं। एंड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिले इन वर्क, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट काम भी कई बार डिले हो जाते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम डिले नहीं होते, कॉल किया और दोस्त तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे डिले हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। तुम नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय को कॉल किया वो घर के बाहर खड़ा हो जाए, नहीं, सबका एक रूल रेगुलेशन है, सबका एक फिक्स टाइम है काम करने का, तो वो चीज फॉर्मल में पॉसिबल नहीं हो पाती, काम डिले होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनफॉर्मल में तुम इनिशिएटिव लेके अपने दोस्त के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, पर यहाँ पे तुम इनिशिएटिव लोगे ही नहीं, तो अपने परिवार के लिए करोगे, अपने बॉस के लिए थोड़ी ना अपना टाइम जाया करके, पैसा जाया करके कुछ करोगे, है ना। तो यहाँ इनिशिएटिव नहीं होता, यानी लोग अपने आप से कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोचते। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन, जैसे मैंने बोला यहाँ इमोशन नाम की चीज ही नहीं है, इमोशन की कोई कदर ही नहीं है, तो यहाँ पे आप एक मशीन हो, एक इंसान नहीं हो, ये बोला गया है। ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है कि इनफॉर्मल सिर दर्द नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर दर्द नहीं है। तो एस से स्टेबिलिटी नहीं है, आई से इम्पर्सनल नहीं है यानी कि पर्सनल है, आर से इसमें रूल्स रेगुलेशंस रिटर्न में नहीं होते हैं, डी से ये डेलिब्रेट नहीं होती है। ठीक है। आर से हमारे पास जो है इसमें रिलेशंस जितने भी होते हैं, बेसिकली इसमें जो भी रिलेशंस होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते हैं, एंड डी से इसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं होता है। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसके बेसिस पे ही इनफॉर्मल बन पाती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, आधे दोस्त तुम्हारे स्कूल के होंगे, आधे तुम्हारे कॉलेज के होंगे, आधे तुम्हारे ऑफिस के होंगे। अब स्कूल इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तुम स्कूल गए, इनफॉर्मली दोस्त बना लिए, कॉलेज गए, कॉलेज इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर इनफॉर्मल बन गई, ऑफिस के अंदर इनफॉर्मल बन गई। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल की बेसिस पर ही बनती है, रूल रेगुलेशन रिटर्न में नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई भी यहाँ पे रिलेशंस जो है डिफाइंड नहीं होते हैं कि कौन किसको कैसे कब बात करेगा। ठीक है। डेलिबरेटली नहीं बनती है। इट हैज नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इसका कोई जगह नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होती नहीं है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या लिखेंगे कि कौन सीनियर, कौन जूनियर, कौन क्या काम करेगा। ठीक है। रिलेशंस के बारे में लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे, पर इसके तो रिलेशन डिफाइंड नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं है, तो इसकी कोई जगह नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। इसको आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जब चाय की टपरी पे जाओगे तब इसको देख लो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी, वहां पे डिले ऑफ वर्क होता था, यहाँ पे स्पीड फास्टर है, ये सोशल नीड्स को पूरा करता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी कई बार पूरा करने में मदद करता है। ठीक है। कि अगर आप लोग जो है अच्छे दोस्त बन गए हो, तो अच्छे दोस्त मिलकर के कंपनी का भी भला काफी बार कर देंगे। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, र्यूमर्स क्रिएट होते हैं, इसमें अननेसेसरीली ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स क्रिएट होते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना कि अगर आपने किसी के साथ दोस्ती कर ली तो अननेसेसरीली र्यूमर क्रिएट होने लग जाएगा, उसका उसका ये वो है ना, तो स्कूल में होता है ना, तो वो र्यूमर्स क्रिएट होने लग जाते हैं अननेसेसरीली। इट रेजिस्ट चेंज, ये साथ मिलके
क्या करते हैं, कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। अब देखो अगर 10 एम्प्लॉइज है, अगर तो वो 10 एम्प्लॉइज दोस्त हैं तो वो 10 के 10 एम्प्लॉइज दोस्त मिलकर कंपनी पे प्रेशर डालेंगे कि अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई हम 10 के 10 लोग साथ में छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये दोस्त ना होते तो ये कंपनी के अगेंस्ट कभी खड़े नहीं हो पाते, तो ये चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, प्रेशर ऑन द ग्रुप नॉर्म्स, प्रेशर ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स। जब तुम इनफॉर्मल ग्रुप में होते हो तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, यार सब लोग तो घूमने जा रहे हैं, मैं कैसे पापा को मनाऊं, मुझे भी जाना तो पड़ेगा, मैं करूं क्या, अगर नहीं गया तो बेइज्जती हो जाएगी, सब लोग तो पैसे डाल रहे हैं मेरे पास तो नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो वो कई बार प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि यार सारे ऐसे कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो वो प्रेशर भी कई बार हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर मुझे टाइम स्टैम्प के साथ तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं पिन करके बताऊंगी। एडवांटेज कौन सी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, जो इनफॉर्मल की एडवांटेजेस हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस होने वाली हैं। ये मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो ये मैं तुम्हें करवा देती हूँ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इमर्ज्ड एज एंटरटेनमेंट थ्रू रीडिंग। तो देखो सबसे पहले केस स्टडी है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया है। तुम्हें भी सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है और तुम्हें ये बताना है कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इमर्ज होके आई है। फिर स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है, एडवांटेजेस तो मैं एनी 3 लिख सकती हूँ, तो एडवांटेजेस मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मुझे वो ढूंढना है। अब टाइप में तुम्हारे पास फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है या फंक्शनल और डिविजनल हो सकता है। सो वी हैव टू चेक कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर ना समझ आए तो पहले ये भी ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन समझ आ जाए कौन से चैप्टर का है फिर कौन से टॉपिक का है, तो मुझे मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या आंसर ढूंढना है। मेरे दिमाग में क्लियर है कि या तो मुझे फॉर्मल इनफॉर्मल में से आंसर ढूंढना है या मुझे फंक्शनल और डिविजनल में से आंसर ढूंढना है। फंक्शनल होगा तो अलग अलग क्या कहते हैं उनके बारे में बात करी होगी, अलग अलग रोल्स के बारे में बात करी होगी। डिविजनल होगा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी होगी। फंक्शनल होगा तो फॉर्मल होगा तो रूल्स रेगुलेशंस इनके बारे में होगी। इनफॉर्मल होगा तो दोस्ती यारी र्यूमर्स इनके बारे में बात होगी। तो अब मुझे क्लियर है कि मुझे ढूंढना क्या है, अब मेरी नजर वही ढूंढेगी यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ दिस अ रिसर्च ग्रुप डिसाइडेड टू सेंड सम इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, द चीफ साइंटिस्ट formed 4 groups for the same, as it was intellectual activity of thinking rather than doing. These 4 groups started interacting with each other and friendship developed. अब friendship की बात आ गई तो मुझे लग रहा है informal ही होना चाहिए। On the basis of their interaction and friendship, some members from each group formed entertainment through reading. Entertainment की बात ना again formal में होती नहीं है, formal में कोई entertainment कुछ नहीं होता। ठीक है, group which showed conformity in terms of their interest. Entertainment through this had no written rules, कोई written rules नहीं थे, unstable थी। ठीक है, स्कोप एंड हैड नो फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ तक मुझे ऑलमोस्ट हर चीज चीख चीख के चिल्ला के बोल रही है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। देखो वैसे सच बताऊं तो मैं तो यहीं से समझ गई थी, एंटरटेनमेंट शब्द से ही समझ गई थी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल की ही बात कर रहा होगा, पर मुझे बहुत क्लियरली बोला है कि कोई रिटर्न रूल्स भी नहीं है। अगर रिटर्न रूल्स होते तो फॉर्मल होता, अब ये इनफॉर्मल लग रहा है। ठीक है, स्टेबल फॉर्मल है, इनफॉर्मल स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टेबल वाले में फॉर्मल वाले में फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल में देयर इज नो फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सो वेरी वेरी क्लियरली ये मेरे पास इनफॉर्मल है। अच्छा, इनफॉर्मल के लिए और क्या दिखा सकता है, मुझे ये कह रहा है साथ में कॉफी पीने जाते हैं, साथ में किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में अलग अलग इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें इनफॉर्मल के लिए ही लिखी आएंगी। ठीक है, इसने कुछ इनोवेटिव आइडियाज किए, वो सेंड कर दिया उनको। ठीक है जी, थ्रू दिस though this group was formed for recreation but it contributed towards the fulfillment of the organizational objective. देखो ये लाइन भी क्या कह रही है कि ऑल्दो ये ग्रुप तो बना था आपस में मजे मस्ती करने के लिए, पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी मदद किया, क्योंकि मस्ती करते करते काम भी कर लिया। तो देखो यही चीज तो मेरे यहाँ पे एडवांटेज है, यही चीज तो मेरे यहाँ पे एडवांटेज है, फुलफिल्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो तुम मस्ती करते करते साथ में कॉफी पीते पीते काम भी कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में कौन मदद कर रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा ही
पैराग्राफ मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला मेरे पास है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? डेलीगेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि मैं अपना काम किसी दूसरे से करवा रही हूँ। काम मेरा था, किया तुमने मेरे बिहाफ पे, तो मैं डेलीगेशन कर रही हूँ। अगर मैंने पूरी तरह तुम्हें ही दे दिया कि अब ये मेरा काम नहीं है, अब ये तुम्हारा काम है, तो मैं डेलीगेशन नहीं कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज मैं कह रही हूँ काम तो मेरा है, तुम मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हो, तो वो डेलीगेशन है। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया मेरा नहीं है, अब ये काम तू ले ले, तू ही कर ये काम और तू ही देख सब कुछ, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। समझ रहे हो? तो अगर मैं अपना काम दूसरे को दे रही हूँ कि मेरे बिहाफ पे कर दे, और मैं वहां पे तुम्हें कुछ लिमिट्स बता रही हूँ कि विद इन सर्टेन लिमिट्स ही तुम्हें ये काम करना है, तो वो डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means the granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limits। आपने बोला है कि आपको अथॉरिटी है कि आप मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हैं, पर विद इन लिमिट रहकर ही काम करना, अपने लिमिट्स क्रॉस मत करना। ठीक है, तो डेलीगेशन के अंदर मेरे पास तीन मेजर चीजें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीनों का मतलब देख लो क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मैंने तुम्हें ड्यूटी दिया है कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अथॉरिटी का मतलब होता है मैंने तुम्हें पावर दिया है, इस काम को पूरा करने के लिए तुम कुछ पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसर करना, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। तो जब मैं डेलीगेट कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? जब मैं डेलीगेट कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ काम तो मेरा है, तुम मेरे बिहाफ पे काम करके दे दो। तो मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें ड्यूटी दे दी कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करो। मैंने तुम्हें पावर भी दे दी, क्योंकि काम करने के लिए पावर तो चाहिए ना, बिना पावर के तो काम नहीं कर सकते हो। पर मैं तुम्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि काम मेरा है। अगर टीचर ने मुझे काम दिया है तो टीचर आके मुझसे ही जवाब मांगेगा, टीचर तुमसे जवाब नहीं मांगेगा। टीचर कहेगा मैंने तो तुझे काम ही नहीं दिया, काम तो मुझे मिला है। तो टीचर मेरा गला पकड़ेगा आके कि भाई तुझे काम दिया था, तो बता क्या काम हुआ कि नहीं हुआ। तो एट द एंड जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हो। काम तुम्हारा नहीं, काम मेरा था। तो जवाबदेही तुम्हारी नहीं मेरी होने वाली है। तुम्हारी जवाबदेही सिर्फ मेरे टुवर्ड्स होगी, तुम्हारा गला सिर्फ मैं आके पकड़ूंगी, पर मुझे, मेरे बॉस ने जिसने काम दिया था, मुझे ही जाके उसको आंसर करना पड़ेगा। मैं बॉस को जाके ही नहीं बोल सकती मेरे छोटे भाई ने काम नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है। काम तो मेरा था, तुम तो मेरे बिहाफ पे कर रहे थे। तो डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है। डेलीगेशन में तुम दूसरे को काम करने दे रहे हो, लेकिन विद इन लिमिट्स काम करने दे रहे हो। तो दो चीजें याद रखना, एक लिमिट्स और दूसरा कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती डेलीगेशन में। ठीक है, डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है? अच्छा, इससे पहले एक बार डिसेंट्रलाइजेशन देख लो क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई भी लिमिट नहीं होती है। मैंने दो चीजें बोली, लिमिट डेलीगेशन में होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में कोई लिमिट नहीं होती है। डेलीगेशन में तुम जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिसेंट्रलाइजेशन में वो भी तुम कर सकते हो। तो डेलीगेशन में था तू मेरे बिहाफ पे काम करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन है ले पूरा काम तेरा, तुझे जो करना है जैसे करना है करके दे दे। तो वहां पर काम ही तुम्हारा हो गया, यहाँ पे तुम मेरे बिहाफ में काम कर रहे थे डेलीगेशन में। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में कहते हैं कि कोई लिमिट नहीं है, पूरी की पूरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ तुम्हारे पास है, बस काम करके दे दो। तो इसमें क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट इंक्रीज हो रही है, मतलब तुम्हारी सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस इंप्रूव हो रही है। ठीक है, एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। अगर सबॉर्डिनेट को ज्यादा पावर मिले, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस सबॉर्डिनेट को मिलेगी उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और जितनी कम पावर सबॉर्डिनेट को मिलेगी उतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि ये सारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ये मेरा बॉस है। तो अगर सारी पावर बॉस के पास है, देखो एरो अंदर की तरफ है, एरो अंदर की तरफ है, अगर सारी पावर बॉस के पास है, बाहर वालों के पास कोई पावर ही नहीं है, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। पर अगर बॉस है और ये सारे सबॉर्डिनेट्स हैं और सारी पावर बाहर की तरफ है, सबॉर्डिनेट्स के पास है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन में कोई लिमिट नहीं होती है, बिना लिमिट के पूरी की पूरी पावर सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, अब एडवांटेजेस देख लो। डेलीगेशन के एडवांटेज क्या थे कि इसमें लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं, तो जवाबदेही तो ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाएगी,
क्योंकि काम तो अल्टीमेटली मुझे ही करना है, मतलब अल्टीमेटली काम तो मेरा ही है, ठीक है ना। तो मैं इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हूँ कि भैया मैंने जिन लोगों को काम दिया है उनसे मैं पूछूंगी और मेरा बॉस आके सिर्फ मुझे पूछेगा, तो मैनेजमेंट अच्छे से होगी। एम्प्लॉय डेवलप होगा, मैंने जिससे अपना काम कराया वो एम्प्लॉय डेवलप होगा क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, यानी वो अपने सीनियर का काम कर रहा है, यानी कि वो भी अब डेवलप हो रहा है जब सीनियर का काम करेगा। एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे जब वो सीनियर की मदद करेंगे, सीनियर का काम करेंगे, मोटिवेट होंगे, वो ग्रो करेंगे क्योंकि बड़े लोगों का काम सीख रहे हैं, खुद भी कल को बड़े बनेंगे। फिर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की की वजह से ही डेलीगेशन पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि जो बॉस है वो अपना काम मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल अपना काम लोअर लेवल को देगा, लोअर लेवल अपना काम फिर आगे वर्क फोर्स से करवाएगा, ठीक है ना। तो हायरार्की की वजह से ही ये हो पाता है और कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाती है। क्यों? क्योंकि बॉस सिर्फ मिडिल लेवल को पूछेगा और फिर मिडिल लेवल जाके इसको पूछेगा, बॉस को आके नहीं लोअर लेवल को पूछना, क्योंकि बॉस ने तो काम मिडिल लेवल को दिया है ना। तो बॉस सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट किससे करेगा? मिडिल लेवल से करेगा। पर डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में बॉस ने सबको काम बांट दिया तो बॉस को सबके साथ जाके कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकता है, ठीक है। पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। अब देखो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम कर सकते हो। तो सबऑर्डिनेट अपना खुद का इनिशिएटिव लेगा कि मैं कैसे सबसे बेस्ट तरीके से काम करके दूं अपने सीनियर को। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर में ये सब लोग जो हैं ये भी एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी लिमिट के सारा काम इन्होंने अकेले करा है, तो ये भी कल को मैनेजर बन सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, क्यों? क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है, इनको जाके ऊपर से पूछना ही नहीं है। डेलीगेशन में तो इसको जो है लिमिट है, ये सब काम अपने आप से नहीं कर सकता, इसको यहाँ पे आके पूछना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जो करना है करो। तो क्विक डिसीजन मेकिंग है, किसी से कुछ नहीं पूछना। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ है, वो अपना बैठेंगे एसी में मस्त मजे करेंगे, क्योंकि सारा काम तो डिसेंट्रलाइज कर दिया, बिना किसी लिमिट के जो करना है करो। ग्रोथ फैसिलिटेट होगी और कंट्रोल बेटर होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ ज्यादा होगी। अच्छा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी होती है स्पेशली तब ही डिसेंट्रलाइजेशन करी जाती है, ठीक है, और कंट्रोल भी बेटर हो रहा है, ठीक है। अगेन ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम यहाँ पर अब मुझे जो है कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ इसका आंसर करने वाले हो, और जो भी करेक्ट आंसर होगा आई विल पिन दैट आंसर। तो यहाँ पे हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर खत्म। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टाफिंग वाला चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर स्टाफिंग के साथ।